बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज हम लेक्चर नंबर 16 का आगाज कर रहे हैं और आज भी हम ये बायोएनर्जेटिक्स के कुछ मजीद टॉपिक्स को अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू बताएंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। हालांकि हम पिछले 2 लेक्चर से फोटोसिंथेसिस के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को पहले एक ओवरव्यू देने के बाद फिर उसके बाद इसका जो लाइट डिपेंडेंट फेज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लाइट डिपेंडेंट फेज, दैट इज लाइट रिएक्शन। ये गलती से यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए कि ये लाइट डिपेंडेंट फेज है। लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन को कवर करेंगे और लाइट डिपेंडेंट फेज में, लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये 2 डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। इनमें क्या फ़र्क है ये आपको बतलाएंगे। और फिर केमियोस्मोसिस जो कि एटीपी जनरेशन का एक मैकेनिज्म है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, वो किस तरह परफॉर्म होता है ये बात भी हम करेंगे। तो ये आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लिहाजा आप सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली मैकेनिज्म है क्या, किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि फोटोसिंथेसिस को हमने यूं डिफाइन किया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन C6H12O6 की फॉर्म में एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन सिंथेसाइज होता है, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के साथ साथ 2 बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट इज रिड्यूस टू रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन, देयरफॉर दिस इज रिडक्शन इवेंट। और जबकि वाटर जो हाइड्रोजन डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा था वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ऑक्सीजन। तो इस बुनियाद पर आपने देखा था कि हमने फोटोसिंथेसिस को एक टाइटल प्रोवाइड किया था। इस बुनियाद पर फोटोसिंथेसिस का क्या टाइटल रखा गया था, इसको रिडॉक्स प्रोसेस कहा गया था। और दूसरी तरफ हमने कहा था कि ये दोनों एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स यहां पर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में चेंज होंगे, दैट इज ग्लूकोज। 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन इनमें से ग्लूकोज दरअसल एनर्जी रिच प्रोडक्ट है। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस यहाँ पर आपने महसूस किया ये कैसे कंपनसेट होता है, तो इस सिलसिले में आपको बयान किया जा चुका है कि सनलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स और यूं फिर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कि एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जा सकता है इस बुनियाद पर, दैट फोटोसिंथेसिस इज अ बायो एनर्जेटिक प्रोसेस। तो देखो फोटोसिंथेसिस का जब हम ये मैकेनिज्म बयान करते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, ये बायो एनर्जेटिक प्रोसेस है और एक इक्वेशन के अंदर फोटोसिंथेसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो ये फ़कत जस्ट अभी डिफाइन हो रहा है ये प्रोसेस, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं गए। हकीकत में ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है कि बस यूं एक रिएक्शन हो और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको हम फर्दर अभी डिटेल में लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिच प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज इज द एनर्जी रिच, यानी 1 ओनली। इस तरह के सवालात में आपने इनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शन सूट कर रहा है उसके साथ, तो 1 ओनली इज द राइट वन।
और फिर इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी रिच प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। और उसके बाद फिर आप देखो ये कि फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स प्रोसेस। क्यों कहा रिडॉक्स प्रोसेस? बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर रिड्यूस्ड, या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज एंड वाटर इज रिड्यूस, या ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ आर ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आंसर क्या बन रहा है? बीटा ऑप्शन बी। गुड, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे मैं आपको बयान कर रहा था कि ये इतना सिंपल नहीं है बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वन ऑफ देम इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज, कॉमनली नोन एज लाइट रिएक्शन, एंड द अदर इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट फेज, कॉमनली नोन एज डार्क रिएक्शन। तो यूं ये दो फेजेस पर ये प्रोसेस मुश्तमिल है। इसमें जो पहला फेज है दैट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन, ये लाइट की मौजूदगी में होगा। लाइट होगी तो ये होगा, लाइट नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और इसमें होगा कि अगर इसको हम समराइज करें, ब्रीफली बताएं कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट फेज, तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस फेज एक्चुअली लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसकी समरी, ये इसका समरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने एक लाइन में डिफाइन करना हो कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज, सो इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लाइट और रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसको डार्क रिएक्शन कहा गया है, इसके लिए लाइट का होना ना होना मानी नहीं रखता। ये लाइट रिक्वायर नहीं करता, बल्कि ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स रिक्वायर करता है। वो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, अभी आगे चलकर आपके सामने वो प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। वो प्रोडक्ट्स जिस वक्त भी अवेलेबल होंगी तो डार्क रिएक्शन उसी वक्त परफॉर्म हो सकता है। और अमूमन चूंकि प्लांट्स में वो प्रोडक्ट्स डे टाइम के अंदर अवेलेबल होती हैं, इस वजह से ये इवेंट भी डे टाइम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये इवेंट हरगिज ऐसा नहीं है कि रात को हो रहा है और लाइट रिएक्शन दिन को हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो बाज़ बच्चों के जहन में डेवलप हो जाती है। तो आप ये केयरफुल रहें कि डार्क रिएक्शन ऑल्सो अकर्स इन द डे टाइम, जब ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। सही, तो इस बात का एविडेंस क्या है कि लाइट रिएक्शन के साथ ही डार्क रिएक्शन भी हो रहा है? तो इस बात का एविडेंस ये है कि आपने वो जो पिछले एक लेक्चर के अंदर पैटर्न ऑफ गैसेस एक्सचेंज देखा था ना, तो उस पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट डे टाइम के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो रही होती है। तो अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम में एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिस डार्क रिएक्शन अकर्स इन द डे टाइम। सो ये एविडेंस आप याद रखिएगा। लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स reduction of CO2 to form G3P. G3P, which is also known as phosphoglyceraldehyde. G3P stands for glyceraldehyde 3-phosphate और इसका दूसरा नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। ये बुनियादी तौर पर एक ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट है, यानी 3 कार्बन मोनोसेक्राइड। डार्क रिएक्शन में जो एक्चुअल यील्ड है वो ये ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट है। और जब इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स पैदा हो जाते हैं तो वो दोनों मिलकर फिर एक ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन को अगर हमने करेक्टराइज करना हो कि क्या होता है डार्क रिएक्शन में, सो आपने ये जुमला याद रखना है कि इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म G3P और PGL। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों फेजेस में ये जो इवेंट आपको पॉइंट आउट किए हैं बहुत ही समराइज करके, बहुत ही ब्रीफ करके, ये इवेंट कैसे परफॉर्म होंगे। यानी लाइट डिपेंडेंट फेज में ये जो कन्वर्जन हो रही है लाइट एनर्जी की केमिकल फॉर्म में, ये कैसे कर मुमकिन है। तो अब हम इनको फर्दर डिटेल में लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस? मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक, तो आप इसमें पहचानें कि लाइट डिपेंडेंट फेज की मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये कुछ थोड़ा सा उलट लग रहा है। लाइट रिएक्शन में लाइट की केमिकल फॉर्म में कन्वर्जन होती है ना,
तो इस वजह से ये तो नहीं होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म G3P और PGL, ये अभी आपको मैं बताया, ये तो डार्क रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये भी लाइट डिपेंडेंट फेज से ताल्लुक नहीं रखता। द कन्वर्जन ऑफ लाइट और रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यस, यहां पर बात बिल्कुल सीधी हो गई है। और रिडक्शन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये भी सरासर गलत है, लिहाजा दुरुस्त जवाब क्या हुआ? सी, कन्वर्जन ऑफ लाइट और रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक और सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले लाइट डिपेंडेंट फेज, अब लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी वो क्या होगा? वो है रिडक्शन ऑफ CO2 टू मेक G3P और PGL। so this is the most important characteristic of the light independent phase or of the photosynthesis। ठीक है, ये राइट आंसर यहां पे बनेगा। तो इस तरह के सवाल यहां से उठाए जाते हैं जी। अब आप देखिए कि ये जो अभी मैंने बताया 2 डिफरेंट फेजेस परफॉर्म होते हैं, तो यहां एक ओवरव्यू आपको देते हैं और पता चलेगा आपको कि ये दोनों इवेंट फोटोसिंथेसिस के ये कहां हो रहे हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ दीज इवेंट्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, तो आपने प्लांट के अंदर, इन प्लांट बॉडी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि इन द प्लांट बॉडी लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ, अब देखो ये लीफ के अंदर हम पूछ रहे हैं, इन अ लीफ, तो मीजोफिल टिश्यू आपने जवाब देंगे सर। मीजोफिल जी, मीजोफिल टिश्यू इन अ लीफ। लीफ चूंकि एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन के बाद आप उसके टिश्यू लेवल पर आएंगे, तो मीजोफिल टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बोथ एपिडर्मिसेस, ये जो दरमियान का टिश्यू होता है लीफ में, लीफ को अगर हम यूं सेक्शन में कट करें तो ऊपर एक एपिडर्मिस, नीचे एक एपिडर्मिस, और दरमियान में जो टिश्यू है उसको कहते हैं मीजोफिल। तो आपने जवाब देना मीजोफिल। जी आदिल बेटे, क्या सवाल है? सर ये पेलिसेड मीजोफिल होते हैं, स्पंजी दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें, पेलिसेड मीजोफिल भी और स्पॉन्जी मीजोफिल भी। पेलिसेड मीजोफिल चूंकि बड़े साइज के होते हैं, they contribute more in photosynthesis as compared to the spongy because they have smaller size। ठीक है, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये पेलिसेड मीजोफिल के अंदर मौजूद होंगे। तो ये दोनों ही असल में फोटोसिंथेसिस की साइट है। और जब आपसे पूछा जाए कि भाई ये मीजोफिल सेल के अंदर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फिर आपने बताना है कि क्लोरोप्लास्ट is the site of photosynthesis in a mesophyll tissue। ये यहाँ पर mesophyll tissue है, तो in a mesophyll tissue which one is the site of photosynthesis, then your answer should be chloroplast। so what is ultimate site of photosynthesis? तो ultimate site of photosynthesis is the chloroplast। chloroplast जो कि green plastids कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले पोर्शन में। क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क्वाइड बॉडी है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एंड दिस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दिस डबल मेम्ब्रेनस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एनवेलप। इसे एनवेलप का नाम दिया जाता है। और जबकि इस एनवेलप के अंदर जो ग्राउंड मैस है उसे क्या कहते हैं? दैट मैस इज नोन एज स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो इस तरह के ग्रेन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में तो यूं ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे, बट व्हेन यू ऑब्जर्व द क्लोरोप्लास्ट अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप you will realize that these granules are actually stack of coin like structures। these stack of coin like structures are called thylakoids। इनको कहते हैं ग्रेना। stack of coin like structures, इनके लिए टर्म यूज की जाती है ग्रेना। एंड ईच ग्रेनम तकरीबन एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई एवरेज 50 के करीब ये 40 to 60 ये ग्रेना मौजूद होते हैं। और जबकि हर एक ग्रेनम के अंदर तकरीबन कोई ये 50 के करीब थैलेक्वाइड्स प्रेजेंट होंगे। सो दीज थैलेक्वाइड्स आर स्मॉलर थैलेक्वाइड्स, हम ये सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आपको यहां पर एक प्रोमिनेंट करके दिखाया ग्रेनम, जबकि इसके अलावा बाकी और भी थ्रू आउट द स्ट्रोमा सेवरल ग्रेना मौजूद हैं
जो कि यहाँ आपको शो नहीं किए, ठीक है, बाकियों को हमने डिम कर दिया ताकि हम बाकी कुछ भी दिखा सकें। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जिक्र हो रहा था कि 2 फेजेस पर मुश्तमिल है, वो कहाँ हो रहे हैं? तो उसमें से लाइट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रेना रीजन या थाइलेक्वाइड्स। ग्रेना इज मेड अप ऑफ थाइलेक्वाइड्स, स्मॉलर थाइलेक्वाइड्स का ये बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ थाइलेक्वाइड्स। तो ये जो स्मॉलर थाइलेक्वाइड्स होते हैं या इनको ग्रेना लैमेली भी कहा जाता है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं as far as light reaction is concerned. Light reaction यहाँ होगा. Why light reaction occurs at this region? Because photosynthetic pigments are distributed in these membranes. जबकि dark reaction जो कि photosynthesis का दूसरा phase है, it occurs in the stroma region. Actually, dark reaction involves a metabolic pathway known as Calvin cycle. This Calvin cycle occurs in the stroma region. सही? तो इस तरह से ये 2 फेजेस फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शंस किधर हो रहे थे? लाइट रिएक्शन ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स में या ग्रेना लैमेली में या ग्रेनम, तीनों ऑप्शंस दुरुस्त होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है? लाइट रिएक्शन अभी जैसे मैंने बताया था कि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. So when the light is absorbed in this light reaction, light is absorbed by the photosynthetic pigments. After absorption of light, photosynthetic pigment excite हो जाएंगे, उनके excited electrons lose हो जाएंगे, और जब वो excited electrons lose होते हैं तो उन electrons की energy को इस्तेमाल में लाया जाता है in order to bind द ADP एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट. इन दोनों को कंबाइन करने के लिए वो जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है केमियोस्मोटिकली. यहाँ पर ये जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, यहाँ एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है नोन एज केमियोस्मोसिस. हम अभी आगे चलकर उसको डिटेल के साथ अभी कवर करेंगे. तो बहरहाल केमियोस्मोटिकली द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज इन द बाइंडिंग ऑफ इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट विद ADP, और इस तरह से ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ATP. ATP मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस इन दिस वे. तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब फोटो सिस्टम से यहाँ से निकल गए तो उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उसको कंपनसेट करना होगा. तो उस कंपनसेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है फोटो सिस्टम के साथ. यहाँ पर फोटो सिस्टम मैंने आपको बताया था. तो वाटर जैसे उससे रिएक्ट करेगा तो ये स्प्लिट कर जाएगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकल जाएंगे जो कि फोटो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होंगे, और खुद ये अपनी ऑक्सीजन लूज कर देगा जो कि इस तरह फ्री फॉर्म में लिबरेट होती है. और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटो सिस्टम से निकले थे, दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आर एडेड इन NADP टू मेक इट NADPH. तो इस तरह से ये 2 चीजें यहाँ लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं जिनमें से जिनको आगे चलकर यूटिलाइज किया जाएगा. अच्छा, अब लाइट रिएक्शन में इन चीजों का आपने डेजिग्नेशन याद रखना है. जैसे वाटर को इनपुट ऑफ द लाइट रिएक्शन कहा जाता है, और इसी तरह से O2 इज सपोज टू बी आउटपुट ऑफ द लाइट रिएक्शन. या आपने हर एक मॉलिक्यूल का इस तरह एक डेजिग्नेशन सेट किया हुआ, उसको याद रखना है. और जबकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स दे आर सपोज टू बी द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. इनमें से ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आपको बताएं, ये डार्क रिएक्शन में किस तरह से इस्तेमाल होंगी कि डार्क रिएक्शन में CO2 ये इनकॉर्पोरेट होगा और इसको रिड्यूस करने के लिए NADPH इस्तेमाल होता है. इसी वजह से NADPH को रिड्यूसिंग पावर का टाइटल दिया जाता है. और दूसरी तरफ CO2 को एनर्जाइज करने के लिए ATP यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई ATP इज नोन एज असिमिलेटिंग पावर. तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ये टाइटल्स आपने याद रखने हैं. अच्छा, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूटिलाइज हो गए, और आफ्टर बीइंग यूटिलाइज दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर अगेन चेंज इनटू देयर रॉ स्टेट. वो ये वाली स्टेट है, ये दोबारा इस तरह रिसाइकल हो जाएंगे. जी अबीहा मरियम. सर मुझे बस एक चीज ये बता दें कि जो इनपुट है वो तो हमने वाटर कह दिया लाइट रिएक्शन का. सर वो जो वाटर होगा वो भी आउटपुट है, ATP NADPH वो भी आउटपुट है? मैंने बेटा इनको आउटपुट का टाइटल कब दिया है? इनको तो मैंने कहा है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. इनपुट प्रोडक्ट से वो आउटपुट. हाँ जी, देखो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज बाहर से अंदर आ रही है ना, सिस्टम के बाहर से, ये सिस्टम एक चल रहा है
तो जो चीज़ बाहर से आ रही है वो इनपुट है और जो चीज़ बाहर जा रही है वो आउटपुट है। जबकि ये जो सिस्टम है इसके अंदर ये यहाँ से इस प्रोसेस से ये प्रोडक्ट निकली हैं और इस प्रोसेस में ये खर्च हो जाएंगी, तो इनको इस वजह से प्रोडक्ट का टाइटल दिया जाता है, जबकि इनपुट्स और आउटपुट्स ये सेपरेटली डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपना रोल कंप्लीट करने के बाद ये अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रोल इनका अक्सर पूछा जाता है। NADPH ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इन्वॉल्व हुआ है, इस वजह से इसको रिड्यूसिंग पावर कहा जाता है, और ATP यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिमुलेटिंग पावर। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब ये रिड्यूस भी हो गया और एनर्जी भी गेन कर ली, तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू G3P और PGL, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड। तो केल्विन साइकिल में से जो चीज बरामद होती है वो G3P है। अब केल्विन साइकिल में ये डार्क रिएक्शन में CO2 को इनपुट का स्टेटस हासिल है, जबकि ये मॉलिक्यूल दरअसल आउटपुट है केल्विन साइकिल का। और इसी मॉलिक्यूल से फिर आगे चलकर ग्लूकोज भी बनेगा, इसी से आगे चलकर स्टार्च भी बनेगा और इसी से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो यूं आपने मुलाहिजा किया कि फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी में किस जगह हो रही थी, लीफ में किस जगह हो रही थी, मीजोफिल टिश्यू में कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ये जो दोनों फेजेस हैं ये किस किस जगह पर परफॉर्म हो रहे हैं और इन दोनों फेजेस में क्या कुछ हो रहा है, तो मैंने ये ब्रीफली तमाम इवेंट्स को यहां यकजा कर दिया है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको मजीद डिटेल में लेकर जाते हैं। अगरचे यहां से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अभी मजीद इसको डिस्कस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और वाज़े हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े मुश्किल महसूस होते हैं बच्चों को। तो आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट कीजिए और इन इवेंट्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें ये चीज़ें और वाज़े हो जाएं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, उससे आगे हम बढ़ेंगे फिर। Which of the following could be correct about inputs and outputs of the light and dark reactions of photosynthesis? जी, तो D ऑप्शन यानी inputs of light reaction water input, output of the light reaction is O2, input of the dark reaction ये CO2 और output of the dark reaction is G3P। ठीक है, तो इस तरह से ये D ऑप्शन सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। हाँ जी, अब इस सवाल में आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर यूटिलाइज्ड इन द केल्विन साइकिल। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट, देखो ATP and NADPH, बिल्कुल, दो क्लियरली यहां पर देखो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पूछा गया है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है जी? अभी आप बोलिए। सर इनके जैसे प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH, तो सर डार्क रिएक्शन के कोई प्रोडक्ट होते हैं वो ADP और NADP करते हैं या नहीं? वो इस तरह से कोई यानी जो कॉन्सेप्ट राइज होता है ना, वो इस तरह से कोई नहीं है कि भाई डार्क रिएक्शन की कोई प्रोडक्ट यूं कंसिडर की जा रही हो। बस आप यूं समझ लें कि वो जो मॉलिक्यूल्स से ATP और NADPH जब ये डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएंगे तो वही चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस होंगी इन द रॉ मटेरियल और फिर वो आगे जाकर फिर दोबारा से वापस ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएंगी। तो ऐसे कोई हम बाकायदा कोई एक राइज कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई आप इस तरह से प्रोडक्ट्स ऑफ डार्क रिएक्शन की बात करें। सही है? ओके सर जी, और कौन पूछना चाह रहे हैं भाई? सर आमिर भाई ने क्वेश्चन पूछा है, वो मैसेज में वो कह रहे हैं उनके माइक का इशू है कि why ATP is called assimilating power। हाँ जी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। एसिमिलेट होने का मतलब होता है यूटिलाइज होना, तो एक्चुअली उसके पास एनर्जी है दैट इज यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी ATP, एसिमिलेटिंग पावर, इसको इस वजह से कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये मैसेजेस को इस मकसद के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें और अदरवाइज बिल्कुल और कोई चैट यहाँ पे मुझे नज़र ना आए। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें देखो राइट आंसर क्या बना यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट आर यूटिलाइज इन द केल्विन साइकिल। सो यहाँ पर ATP एंड NADPH ये क्लियरली आंसर बन रहा है E। जी, अब आप देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन
इसको हम मज़ीद डिटेल में लेकर जाते हैं, और आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा सिर्फ ये लाइट डिपेंडेंट फेज पर ही मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो इस लाइट डिपेंडेंट फेज में अभी आप मुलाहिजा करेंगे कि कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो लाइट डिपेंडेंट फेज में लाजमी होंगे, कंपल्सरी इवेंट्स हैं दैट मस्ट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि इनके ऊपर बड़े सवालात बनते हैं। जैसे आप देखिए जो कॉमन इवेंट्स हैं लाइट रिएक्शन में, सबसे पहले आप याद रखिए कि लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होती है, और कौन एब्जॉर्ब करता है? फोटो सिस्टम विच इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट। ये पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में क्यों है? ताकि लाइट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सकें, उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकें और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करवा सकें। इस मकसद के लिए यहाँ पर पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हैं विच आर कॉल्ड फोटो सिस्टम। सो इन लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम मस्ट एब्जॉर्ब लाइट, ये तो होना ही होना है, इसके बगैर तो लाइट रिएक्शन नामुकम्मल है। सो दिस इज कंपल्सरी इवेंट। और जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। जैसे वो जब बारिश होती है तो पानी आता है ना, तो इसी तरह से जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो ये कंपल्सरी इवेंट्स हैं। अच्छा, दूसरा उसके बाद क्या होगा कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि वो एक्साइट कर चुके हैं, सो दैट दोज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बगैर वो प्रोसेस आगे चल ही नहीं सकता। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, दे मस्ट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो देयरफॉर दिस इज अनदर कंपल्सरी इवेंट। जी आदिल, क्या फरमा रहे हैं आप? सर इससे पहले फोटोलाइसिस होना जरूरी नहीं है? आते हैं। देखो मैंने अभी क्या समझाया आपको कि ये मैं क्या बता रहा हूं, कॉमन इवेंट्स जो लाजमी होने। इसका मतलब अगर मैंने किसी चीज का जिक्र नहीं किया तो वो कोई ऐसा इवेंट होगा जो लाजमी नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो यहां पर जरा पॉइंट नोट करने की कोशिश करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन इवेंट्स दैट मस्ट अकर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लें कि ये वो इवेंट्स हैं जो होने ही होने, और बाकी अभी आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल में जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा यहां पर क्या होगा, देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या बहुत ही ढीले ढाले इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये सर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकी एनर्जी को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मकसद क्या है? वो है एटीपी जनरेशन। केमियोस्मोटिकली एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी जनरेटेड। कैसे वो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट किया जाता है? वो इस तरह से ADP, इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, और इस एडिशन का सहरा जो है वो एटीपी सिंथेज के सर है। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जब इन दोनों को कंबाइन करेगा तो ये बन जाएंगे ATP। लेकिन ये जो एटीपी सिंथेज है ये बहुत ही नखरीला किस्म का मॉलिक्यूल है, यानी ये ऐसे ही काम नहीं करता, इसको स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, और जब तक इसको स्टिमुलेट ना किया जा सके तो ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करता। तो स्टिमुलेट कैसे होगा? ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म है नोन एज केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस मैकेनिज्म के जरिए एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होगा, एंड इन दिस वे दीज टू मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर टू मेक एटीपी। तो ये हकीकत में अगर देखा जाए इस रिएक्शन को, अगर हम टाइटल दें कि ये रिएक्शन कैसा है, ADP उसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या ये रिडक्शन रिएक्शन है या फॉस्फोरिलेशन है या डीफॉस्फोरिलेशन है? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में टाइटल? फॉस्फोरिलेशन, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड इन द ADP, देयरफॉर इट इज अ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप ADP के अंदर ऐड हो रहा है, दिस फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन occurs in the presence of light. That's why this phosphorylation reaction is known as photophosphorylation. इसको नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन इस मकसद के लिए दिया जा रहा है कि ये लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हैं दैट मस्ट अकर? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट,
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ये सारे इवेंट लाजमी हैं। अच्छा, इसमें ये जो मैंने सेकंड इवेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, इसकी दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, और वो जो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। वन ऑफ देम इज नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड द अदर इज नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन फ्लो इन्वॉल्व होते हैं। These two different type of electron flow are alternative pathways. ये कैसे pathways हैं? Alternative. Either non-cyclic electron flow has to occur during the light reaction or the cyclic electron flow has to occur. यानी ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लिहाजा अगर हम इन दोनों में से किसी के मुतालिक पूछें कि बताइए क्या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो एक कंपलसरी इवेंट है जो लाजमी होगा लाइट रिएक्शन में, तो जवाब क्या होगा? नो, ये कंपलसरी इवेंट नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। और सिमिलरली क्या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कंपलसरी इवेंट है जो लाजमी होगा ही होगा? नो, ये भी ऐसा इवेंट है जो कभी होगा और कभी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या ये कंपलसरी इवेंट है? यस सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो जरूर होना है, अब वो साइक्लिक मैनर में हो या नॉन साइक्लिक। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क यह है कि अगर किसी जगह से, जैसे ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किसी और जगह पे चले जाते हैं, सो दिस इज नॉन साइक्लिक। और अगर ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का और ये इलेक्ट्रॉन्स निकलकर घूम के वापस इसके के अंदर आ जाते हैं, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो कहलाएगा साइक्लिक। तो ये दो तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो अभी आप मुलाहिजा करेंगे। जी आदिल। सर, इनमें से नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात की जाए तो सर वो इसमें से ज्यादा कॉमन है। यस, इसमें बिल्कुल। अगर इनको हम कंपेयर करें तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अ प्रीडोमिनेंट पाथवे जो ज्यादातर परफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन बीच में कभी कभार प्लांट नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ शिफ्ट करते हैं, और फिर जब वो कंडीशंस कंपनसेट हो जाती हैं तो वापस ये प्लांट नॉन साइक्लिक पाथवे को दोबारा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, ये अभी हम एक्सप्लोर करते हैं आगे चलकर। अच्छा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, केमी ऑस्मोटिकली एटीपी जनरेट होते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो नॉन साइक्लिक हो तब भी ये इवेंट होगा, और साइक्लिक हो तो तब भी ये इवेंट होगा। लिहाजा इस इवेंट को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इफ दिस अकर्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तो फिर इसे कहा जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और अगर ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान हो तो फिर इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने इन दोनों को अल्टरनेटिव पाथवेज का, ये दोनों भी अल्टरनेटिव पाथवेज हैं। अगर इन दोनों के मुतालिक आपसे पूछा जाए तो इन दोनों को आपने कॉमन इवेंट्स या कंपलसरी इवेंट्स में शुमार नहीं करना, लेकिन अगर सिर्फ फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है तो वो एक कंपलसरी इवेंट होगा, लेकिन उसकी टाइप मेंशन कर दी जाए तो वो फिर कंपलसरी इवेंट नहीं रहेगा। जी आदिल, कोई सवाल है आपका? हैंड रेज है आपका अभी तक। सर सॉरी, उसी टाइम जी अच्छा, उसके बाद आप देखिए आगे सवाल का आप जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मस्ट occur ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तीन इवेंट पॉइंट आउट किए, आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इवेंट जो है वो लाजमी होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिस्टम एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, अभी अभी आपको ये बात समझाइए। फ्लो ऑफ एक्साइटेड, तीन होंगे जी बिल्कुल। द फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोटोसिस्टम थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सर तीसरा तो नहीं होना चाहिए, तीसरा कंपलसरी नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। ये दोनों कंपलसरी इवेंट हैं, लिहाजा आंसर क्या बनेगा? 1 and 2 ओनली। सो ये सर, जी बेटा, सर फॉस्फोराइलेशन होनी जरूरी नहीं है सर। तो यहाँ पर बेटे नॉन साइक्लिक उसकी टाइप मेंशन्ड है ना, जब टाइप मेंशन्ड हो तो फिर आपने में तो तभी जाते हैं ना सर, साइक्लिक में तो तभी जाएगा ना जब नॉन साइक्लिक होगा पहले, उसके बाद साइक्लिक में जाएगा। मेरा बेटा तो मैंने अभी आपको समझाया है, अगर बात सिर्फ फोटोफॉस्फोरिलेशन की पूछी जा रही हो ना तो वो एक लाजमी इवेंट है, क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन मेंशन नहीं है कि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, जाहिर है दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से सिर्फ फोटोफॉस्फोरिलेशन गिवन होता तो फिर तो हम उसको लाजमी ऑप्ट करते हैं, लेकिन अगर उसकी टाइप स्पेसिफिकली मेंशन हो जाए
तो फिर तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि ये लाजमी इवेंट है। ठीक है जी? सर मतलब फोटो फॉस्फोरिलेशन में ये दो टाइप्स ही है ना, तो सर साइक्लिक तो हमेशा तब होती है जब नॉन साइक्लिक के मतलब ना हो, कंडीशंस आती हैं। मतलब वो तो जब बिल्कुल नहीं, मतलब सर क्वेश्चन ये है कि अगर साइक्लिक हो रही है तो मतलब उससे पहले नॉन साइक्लिक नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी ना, तो ये तो कह रहे हैं कि जब साइक्लिक शुरू होगी तो फिर ये तो नहीं होगी। तो यहाँ पर सवाल सर, की ओके सर, स्टेटमेंट पे मतलब गौर कीजिए ना कि विच ऑफ द सर, समझ आ फॉलोइंग गई इवेंट मस्ट अकर ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज। सही। मतलब सर कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, होती रहे। देखो मैं इसकी वर्डिंग चेंज करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज। मैं ये जो मस्ट वर्ड है ना इसको हटा देता हूं। अब बताओ आंसर क्या बनेगा? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। देखो बेटे ये तरीका होता है एमसीक्यू से सॉल्व करने का। ये जो वर्डिंग है ना इससे कॉन्सेप्ट में चेंजिंग आ रही होती है। तो देखो अगर हम ये मस्ट वर्ड लगाएंगे तो आंसर 1 2 एंड 3 नहीं बनेगा, फिर 1 एंड 2 बनेगा। और अगर ये मस्ट हटा दें तो फिर ये तीनों वाली बातें हम मान लेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये होती है ना, तो होती तो है लेकिन ये हमेशा नहीं होती। ठीक है, होना और हमेशा होना ये दो अलग अलग आइडियाज हैं जी। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे और मे नॉट अकर ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे और मे नॉट अकर। तो अब आप देखिए कि वही वाली हाँ बात जी, हुई सर, अब आ गई ना बात। देखो नॉन साइक्लिक। हाँ जी, तो नॉन साइक्लिक good, फोटोफॉस्फोरेशन हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये वाले जो इवेंट हैं ये लाजमी हो रहे होते हैं। तो ये 3 आंसर होगा यहाँ पे, 3 ओनली, विच मे और मे नॉट अकर। बट ये वाले जो 2 ऑप्शन है ना इसको हम यूं नहीं कह सकते कि ये मे और मे नॉट अकर, ये तो लाजमी होते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर इन्वॉल्व इन लाइट डिपेंडेंट फेज। देखो वही जो वर्डिंग थोड़ी मैंने चेंज की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन लाइट डिपेंडेंट फेज। अब बताओ कौन से इवेंट इन्वॉल्व हैं? सर सारे इन्वॉल्व हैं। अब समझ आ गई भाई। तो ये इस तरह से 1 2 एंड 3। गुड। मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आप देखिए कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 2 तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो है और 2 तरह की फिर इसमें ये फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रीडोमिनेंट टाइप का था वो नॉन साइक्लिक टाइप का था, और इसी वजह से उसके दौरान होने वाली फोटोफॉस्फोरिलेशन नॉन साइक्लिक टाइप की ये प्रीडोमिनेंट पाथवे होगा। तो हम यहाँ पर अब लाइट रिएक्शन की एक किस्म स्टडी कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दिस इज अ पाथवे ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है लाइट रिएक्शन की। तो देखो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में किस तरह से लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। एक्चुअली दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ फोटो सिस्टम। तो दोनों फोटो सिस्टम एक साथ अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करे तो दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही होगी। लेकिन हम दोनों को अगर एक साथ एक्सप्लेन करें तो ये खिचड़ी बन जाएगी। तो हम खिचड़ी नहीं बनाना चाहते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इवेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऐसे नहीं है। ये जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने ये इस तरह से इवेंट्स को एनलिस्ट किया है। ये सारे ही इवेंट्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान होंगे, लेकिन हमने इनको अपनी आसानी के लिए अलग अलग डिस्कस करना है। तो इनमें से बाज इवेंट ऐसे हैं जो एक साथ चल रहे हैं, इधर ये काम हो रहा है तो साथ ही उधर दूसरा काम हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक घर बनाते हुए आप एक ही वक्त में एक दीवार की तामीर कर रहे होते हैं तो साथ ही आप दूसरी दीवार की भी तामीर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वो कई एक दीवारें और कई एक काम घर बनाते हुए एक साथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो ये सारे इवेंट आपने याद रखने हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं जी। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको प्यार से जी स्कीम भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसको भी हमने एक्सप्लोर करना है। इसको अभी हमने एक्सप्लोर करना है। वाली स्लाइड दिखा दो जी, सारी स्लाइड्स मिलेंगी बेटा आपको। तो ये जी, तो ये देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आल्सो नोन एज जी स्कीम। इसमें देखिए दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले फोटो सिस्टम 2 की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आसानी रहे हमें। देखो फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये लाइट आई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, लाइट इज एब्जॉर्ब। मिसाल के तौर पर हम अपनी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फकत 2 फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं।
फोटॉन्स एज यूजुअल यहां पर एब्जॉर्ब होंगे कहां, एंटीना कॉम्प्लेक्स में या रिएक्शन सेंटर में, कहां एब्जॉर्ब होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जो पेरिफेरल रीजन है फोटो सिस्टम का, और वहां से ये लाइट एनर्जी माइग्रेट करती है टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है, आप जानते हैं फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में ये P680 टाइप का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होंगे तो दोज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, आर लॉस्ट फ्रॉम द फोटो सिस्टम, ये फोटो सिस्टम से निकल जाएंगे। और नतीजे में क्या होगा, नतीजे में क्या होगा कि फोटो सिस्टम हो गया ऑक्सीडाइज, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, तो केमिकल टर्म्स में हम इसको क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। सो ये जो ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम है, ये अब वाटर को ऑक्सीडाइज करने की अब सलाहियत हासिल कर चुका है, ठीक है, खुद चूंकि ऑक्सीडाइज हो गया है और वाटर एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, तो उस वक्त वाटर जब इसके साथ रिएक्ट करता है उसको ये अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर इस तरह से स्प्लिट कर जाएगा, 2H प्लस आइंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ O2 लिबरेट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर से निकले हैं ये इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेंगे। दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे ना, तो इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिए यहां पर टर्म यूज की जाती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन होल्स कोई ऐसा फिजिकल होल नहीं है, बट ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये टर्म सजेस्ट कर रही है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोटो सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स चूंकि निकले थे तो 2 इलेक्ट्रॉन होल्स बने, और उन 2 इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग कैसे हुई है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज नोन एज फोटोलाइसिस। इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इस तरह से इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के जरिए ये इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो सिस्टम 2 आर फिल्ड अप, और अब ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स, दोबारा से फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने के काबिल हो गए, और दोबारा से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकल सकेंगे। आपने यहां पर ये रिलेशनशिप्स भी याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इन द फोटो सिस्टम 2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड, तो ये बनेगा 1:1। जितने भी फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे। और इसी तरह से अगर हम ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का रिलेशन पूछें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन के साथ, कि फॉर द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन होल्स को फिलअप करने के लिए हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी फोटोलिटिकली स्प्लिट अप, सर 5। तो 5 होंगे, क्योंकि देखो एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं और वो उसके होल्स को फिलअप करते हैं। इस तरह से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द 10 इलेक्ट्रॉन होल्स। इस तरह से ये रिलेशनशिप्स आपने याद रखनी है। इनके दरमियान 2:1 है, जबकि यहां 1:1 बन रहा है। अच्छा, यहां पर हम इस डायग्राम को जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, और इस जगह पर हमने यूं इस तरह से एनर्जी लेवल इंडिकेट किया हुआ है। दिस इज लो एनर्जी लेवल एंड दिस इज हाई एनर्जी लेवल। यानी हम इस ग्राफ के ऊपर जिस चीज को निचले हिस्से में यहां पर शो कर रहे हैं, तो वो लो एनर्जी लेवल पर वो चीज मौजूद है, और जिस चीज को हम ऊपर वाले हिस्से पर शो कर रहे हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर वो चीज होगी। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि एक्साइट हो गए, एनर्जाइज हो गए, इस वजह से हम इनको ऊपर दिखा रहे हैं, तो ये एनर्जी लेवल दरअसल इंडिकेट हो रहा होता है। अच्छा, तो अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जी अबिहा मरियम। सर मुझे वो जो 2:1 है ना, वो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपने किस में बताई थी, वाटर और इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स 2 निकले, 2 इलेक्ट्रॉन होल्स बने, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो 2:1 in number of electrons excited to number of water molecules which are photolytically split up, तो 2:1 इनके दरमियान होगा। ठीक है, थैंक यू सर। गुड। अच्छा बेटा, तो ये देखो कि अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2।
तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2 से अब ये इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये फोटोसिस्टम 1 की तरफ माइग्रेट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पे बनी हुई है. सो दिस flow of electron from photosystem 2 to photosystem 1, which involves primary electron acceptor of photosystem 2, then plastoquinone, and then cytochrome complex, which comprises two cytochrome molecules, cytochrome B6 and cytochrome F. दरअसल ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं all of them are proteins, और इन प्रोटीन्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट भी मौजूद होता है, कोई मेटेलिक एलिमेंट मौजूद होता है. जैसे प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बोथ आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. अक्सर यहां पर ये वाले एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कि कौन सी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, कौन सी कॉपर कंटेनिंग. बहरहाल ये दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं तो आप गौर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यानी पहले इनको हमने ऊपर जाते हुए दिखाया है. इसका मतलब है कि इनका जो एनर्जी लेवल था अप हो गया था, लेकिन अब इनको हम दोबारा नीचे आते हुए दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका एनर्जी लेवल दोबारा डाउन हो रहा है. तो एनर्जी कहाँ जा रही है? दरअसल वो एनर्जी इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की वो यूटिलाइज हो रही होती है बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन. ये जो आप साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, दिस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हैज डुअल एक्टिविटीज. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल भी है यहां पर, जबकि इसके साथ साथ ये एक प्रोटॉन पंप भी है. प्रोटॉन पंप. तो ये पंपिंग एक्शन कब परफॉर्म करता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसके थ्रू. तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये प्रोटॉन्स को यूं पंप करेगा. किस साइड से किस साइड पर पंप करेगा? और प्रोटॉन्स किस चीज को हम कह रहे हैं? दरअसल प्रोटॉन हम H+ आयन को कह रहे हैं, और ये पंप हो रहे हैं फ्रॉम स्ट्रोमा साइड. हियर इज द स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा से ये थाइलेकोइड इनर स्पेस, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड के अंदर ये पंप हो रहे हैं. हियर इज द ल्यूमेन. ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअली शो कर रहा हूं कि इस जगह पर स्ट्रोमा और इस जगह पर ल्यूमेन है. तो ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड जो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उस जगह पर ये प्रोटॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, इनकी पंपिंग हो रही है. अभी हम आगे डिटेल से ये सारी बात एक्सप्लोर करेंगे. सही है. तो प्रोटॉन की पंपिंग हुई. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पंपिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड हियर. यहां पर क्या हुआ है? अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे स्टैब्लिश हो गया. व्हाट इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट? प्रोटॉन ग्रेडियंट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन. ये भी एक किस्म की एनर्जी है. दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी. यानी पहले एनर्जी फोटॉन्स के पास थी, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में. अब जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होगी पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स में, और पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स से ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ही कलेक्ट होगी. दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एटीपी सिंथेज. ये एक्टिवेट करेगा, इट एक्टिवेट्स द एटीपी सिंथेज. ये एटीपी सिंथेज वही मॉलिक्यूल है जो अभी मैंने आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन में पॉइंट आउट किया था. दिस एटीपी सिंथेज इज एक्टिवेटेड बाय दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड अपॉन एक्टिवेशन दिस एटीपी सिंथेज catalyzes the addition of phosphate into ADP, and in this way ATP molecule is generated. अब देखो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन हमने दिखाई है ना, वो हमने यहां साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साथ यूं लिंक की हुई है. तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं तो प्रोटॉन पंप होते हैं, और जब प्रोटॉन पंप होते हैं तो तब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होता है, तब ये एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है. तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, जिसमें यूं स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ट्रांसफॉर्म हुई इनटू एटीपी, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस. ये अभी हम डिटेल से आपको अलग एक डायग्राम में भी ये बात समझा देंगे. ठीक है. अच्छा, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर चुके हैं. तो आफ्टर लूजिंग द एनर्जी ये अब आखिरकार किसी जगह पर जाके डंप होंगे. तो बीच में प्लास्टोसाइनिन इनको कैच करता है फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो इन
फोटॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को इनकॉर्पोरेट कर देगा इनटू द फोटोसिस्टम 1। असल में फोटोसिस्टम 1 के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हो चुके होते हैं, क्योंकि जब ये लाइट अब्सॉर्ब कर रहा था फोटोसिस्टम 2, उसी वक्त लाइट इधर भी अब्सॉर्ब हो रही थी। तो इस लाइट अब्सॉर्प्शन के नतीजे में फोटोसिस्टम 1 के भी इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से एक्साइट हुए थे और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट हुए थे। तो अब उन इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग कैसे हो रही है? फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। ये दोनों बातें अच्छी तरह से आपने ज़हनशीन कर लेनी है, क्योंकि ये दोनों बातें पूछी जाती हैं सवालात में कि हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर फिल्ड अप इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो उसका जवाब है कि बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वाटर, जो फोटोलिटिकली स्प्लिट करता है। अच्छा, और दूसरा ये हाउ द इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 आर फिल्ड अप ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो इसके इलेक्ट्रॉन होल्स फिल्ड अप हो रहे हैं बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। तो इस तरह से करके ये इलेक्ट्रॉन होल्स की फिलिंग हो रही है दोनों में। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए फेरिडॉक्सिन, दिस इज अनदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, उसके बाद फिर NADP रिडक्टेज के थ्रू ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इनटू NADP विच इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स NADPH मॉलिक्यूल। तो दिस इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये वो जगह जहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन आके डंप हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर कहां जाएगा? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन ये कहां इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा? ये कैरी करेगा टू द डार्क रिएक्शन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा लंबा जर्नी करवाता है, यानी ज्यादा लंबा सफर तय करवाता है? वो ये NADPH है, क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर थे वो तो मेम्ब्रेन के अंदर ही एक से पकड़े इलेक्ट्रॉन अगले को दे दिए, उससे लिए तो अगले को दे दिए, वो इस तरह से ग्रेना से। हाँ जी, तो ये ग्रेना से स्ट्रोमा के अंदर लेकर जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये सबसे ज्यादा लंबा सफर ये तय करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जी बेटा, लंबे सफर वाली बात। लंबा सफर इस तरह बेटा कि देखो ये वाले जितने इलेक्ट्रॉन थे तो ये तो इधर से लिया इधर दे दिए, इधर से, तो ये कोई बहुत ज़्यादा यूं लंबा सफ़र नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अब ये जो NADPH ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेकर जाएगा? केल्विन साइकिल में। तो केल्विन साइकिल हो रही है स्ट्रोमा के अंदर, जबकि ये बाकी सारा काम चल रहा था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से फासला ये ग्रेना और स्ट्रोमा का थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा ना, इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से ये बात की जा रही है लंबे सफ़र वाली। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कराची से इस्लामाबाद वाला सफ़र है जी। अच्छा, तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का आपने पाथवे देखा। ये पाथवे, इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जी स्कीम इसको? बिकॉज ऑफ शेप की वजह से। इट्स शेप, लेकिन कैसी शेप? zigzag शेप, नॉट बिकॉज ऑफ जी लाइक शेप। असल में इसको जिगजैग शेप की वजह से, ठीक है, जिगजैग शेप की वजह से इसको ये जी स्कीम का नाम दिया जाता है। सही? हाँ जी, तो ये बेटा एक प्रीडोमिनेंट पाथवे था, लेकिन सम टाइम ड्यूरिंग सम स्पेशल सिचुएशंस ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन शिफ्ट हो जाएगा टू द साइक्लिक। तो कैसे शिफ्ट होगा ये बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जरा इन सवालात के जवाब दें। व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, when oxygen is released as a result of the photosynthesis, it is a byproduct of which of the following? तो reducing NADP या splitting of water molecule या chemiosmosis, तो किसकी ये बाय प्रोडक्ट है? ये किस इवेंट की बाय प्रोडक्ट है? सर ये तो वो था ना कि जिसके अंदर सर जो दूसरे फोटो सिस्टम के अंदर से निकल रहा था सर ऑक्सीजन बाहर। दूसरे फोटो सिस्टम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं उसकी है? बिल्कुल, यहाँ पर ये बी होना चाहिए। तो आप कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं भाई? सर ये नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जिसमें आपने वो आउटपुट वाली बात बताई थी सर। हाँ जी, उधर ही बताई थी, लेकिन इधर जवाब क्या होगा ना, यहाँ पे आप इस पे डिबेट करें ना सर। यहाँ पे वाटर टूटेगा तो सर ऑक्सीजन बस, तो इधर बी होगा ना, बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी आंसर बनेगा बिल्कुल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
प्लास्टोक्यूनिन और साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की ये प्रोडक्ट है। देखो ये वाले जो सवालात हैं इस तरह के, ये बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें अभी डिस्कस हो रही हैं, तो अगर आप इनको याद रखेंगे तो सारे सवालात आपको आसान लगेंगे। इन रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ऑफ फोटोसिस्टम 1 is known as P700. The reaction center of chlorophyll of photosystem 1 is known as P700 because, तो रीजन क्या, इसको क्यों नाम दिया था? There are 700 chlorophyll molecule. नैनोमीटर absorption करता है। Yeah, this pigment is best at absorbing light with the wavelength of 700 nanometer. या फिर there are 700 photosystem 1 या 700 photons, तो यहाँ पर ये B is the right one. जी सर जी बेटा। सर हमने कोई जब फर्स्ट ईयर में सर आपके लेक्चर्स लेते थे, पहले यही लिए थे स्टार्ट में, तो सर आपने सारा यूं ही ये पढ़ाया था, बस एमसीक्यूज नहीं थे सर। तब आपने कुछ बताया था कि दोनों के अंदर सर बाइंडिंग होती है किसी की, जिसकी वजह से उनकी इंक्रीज हो जाती है एबिलिटी। ये मैंने अभी भी बताया था कल, ये पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें ध्यान नहीं दिया सर आपने। मेरे इंटरनेट इशू हो रहा था जी, सर। वो फोटो सिस्टम हमने जब एक्सप्लेन किए थे वहां पे बताया था। प्रोटीन जी बिल्कुल। अच्छा, which of the following is the correct sequence of electron carriers when light reaction involves non-cyclic electron flow? तो ये जो sequence of electron carriers था, ये भी आपको याद रखना होगा कि जब ये non-cyclic electron flow परफॉर्म होता है तो sequence क्या होगा? photosystem 2 to photosystem ये प्लास्टोक्विनोन, फिर उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनर और फोटोसिस्टम 1। ये ज्यादा सही लग रहा है या फिर इसके मुकाबले में कोई और? सर ये सही है। तो बिल्कुल ये A is the right one. शाबाश। हाँ जी, select the option below that most appropriately completes the following equation. डैश प्लस डैश प्लस डैश और फिर ये बन गया, तो इसका मतलब है कि इधर NADP होना चाहिए, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, दो, तो ये सर सारे अल्फा। जी, तो ये A is the right one. अच्छा, which statement describes the functioning of the photosystem 2? photosystem 2 की functioning को कौन सी statement define कर रही है? The light energy excites electrons and the electron transport chain in a photosynthetic unit. The excitation, फोटोसिस्टम में देते हैं। हाँ जी, the excitation is passed along the molecule of P700 से ताल्लुक नहीं है। The P680 chlorophyll donates a pair of protons to NADPH, which is thus converted to NADP. No sir. The electron vacancies in photosystem 2 are filled by the electrons derived from the water, Yes sir. or the splitting of water yields molecule oxygen, carbon dioxide as a byproduct. तो यहाँ पर D is the right one. Yes. Which of the following are directly associated with the photosystem 1? photosystem 1 के साथ directly कौन सी चीज associated है? Harvesting of light energy by ATP, या the receiving electrons from the plastocyanin, या P680 reaction center chlorophyll, या फिर extraction of hydrogen electron from splitting of water, या फिर passing electrons to plastoquinone. तो यहाँ पर जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो ये C होना चाहिए, P680, क्योंकि ये फोटोसिस्टम नहीं, सॉरी, फोटोसिस्टम 1 की बात हो रही है, सॉरी। यस सर, तो ये E बनता है। हाँ, पासिंग इलेक्ट्रॉन्स टू प्लास्टोक्विनोन, नहीं, एक्सट्रैक्शन, वो तो इससे पहले आता है। रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन। यस सर, बिल्कुल। फोटोसिस्टम 1 जो है वो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, सो देयरफॉर B इज करेक्ट वन। ठीक। Yes sir. Some photosynthetic organisms contain chloroplasts that lack photosystem 2, yet are able to survive. The best way to detect the lack of photosystem 2 in these organisms would, तो हम photosystem 2 की lacking को कैसे investigate करेंगे? हालांकि उनके अंदर photosynthesis परफॉर्म हो रहा है, photosynthetic organisms हैं, they contain even chloroplast. इसका मतलब है कि they are not prokaryotes. सही है सर, मतलब कि फिर उनके अंदर सर जब लाइट पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होंगे, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। नहीं, तो वो तो हाँ, लैक हमने आइडेंटिफाई करना है।
देखो तो सर मतलब अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो मतलब फिर मे बी वो लैग कर रहे हाँ जी, सो टू डिटरमाइन इफ दे हैव थैलेक्वाइड इन द क्लोरोप्लास्ट, इससे तो पता नहीं चलेगा। टू टेस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ द O2, बिकॉज O2 की जो लिबरेशन है वो फोटोसिस्टम 2 से लिंक्ड है, वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है, और अगर ये फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो O2 विल नॉट बी लिबरेटेड, लिहाजा टेस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ O2 ये राइट आंसर होना चाहिए। टेस्ट फॉर CO2 फिक्सेशन इससे भी ताल्लुक नहीं है, या टू डू एक्सपेरिमेंट्स टू जनरेट द एक्शन स्पेक्ट्रम, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है जी, तो ये कुछ रिलेटेड MCQs थे। अब देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये प्लांट में उस वक्त परफॉर्म होना शुरू होता है जब ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है, ATP डेफिशिएंसी, और जब ATP की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसी सूरत में डार्क रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, लिहाजा जो NADPH मॉलिक्यूल्स हैं वो अक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ NADPH अक्यूमुलेशन। ठीक है, ये दो इवेंट्स हैं जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक की तरफ टर्न करते हैं। असल में देखो थोड़ा सा एक और कंसेप्ट यहाँ पे पहले सीख लें। होता ये कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन उसके अंदर ATP ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं और NADPH कम रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर डार्क रिएक्शन की यहाँ पे आपको बात बताऊं कि इन केल्विन साइकिल, अभी हम ये डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा पहले से माइंड में रखिए कि केल्विन साइकिल में 3 CO2 इन्वॉल्व होंगे और उनको रिड्यूस करने के लिए 6 NADPH2 आर नीडेड, और जबकि इसके साथ 9 ATP आर रिक्वायर्ड, 9 ATP। तो आप रिक्वायरमेंट देखिए कि जो डार्क रिएक्शन है केल्विन साइकिल, इट नीड्स मोर ATP देन NADPH, जबकि आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अभी नोट डाउन किया कि नंबर ऑफ ATP एंड NADPH इक्वल हैं, कि एक ATP मॉलिक्यूल अगर हमें मिल रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 फोटॉन्स के बदले, तो साथ ही हमें एक NADPH भी मिल रहा है। जी आदिल क्या कह रहे हैं? सर ये NADPH और NADPH2 में क्या फर्क है सर? मतलब लिखते हैं NADPH2 ये बात भी है, कई दफा बेटे H भी। बायोमॉलिक्यूल्स में भी हमने आपको सिखाई थी कि दरअसल ये जब भी NADP किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वो हमेशा वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐड उसके अंदर एक वक्त में एक ही होता है, रिमूव 2 करवाते हैं, एक ऐड होता है, तो दूसरा जो है वो मीडियम के अंदर फ्री होता है, तो उसको हम लिखते होते हैं इस तरह से NADPH प्लस H पॉजिटिव, ऐसे करके उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आसानी के लिए इस तरह लिखने के बजाय हम आसानी के लिए उसको समटाइम NADPH2 भी लिख देते हैं, तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, चूंकि इसने 2 रिमूव करवाए होते हैं ना, एक वक्त में ऐड इसके साथ एक ही होगा। सही है, तो ये वाली बात हम बायोमॉलिक्यूल्स में भी जहां पर NADP का स्ट्रक्चर समझाया था वहां पर भी हमने की थी। हाँ जी बेटा, तो अब आप देखो कि मैंने कहा कि केल्विन साइकिल में 9 ATP 6 NADPH रिक्वायर्ड है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP और NADPH इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप इसको यूं समझ लें कि 9 दफा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन परफॉर्म होगा तो 9 ATP मिलेंगे और 9 ही NADPH मिलेंगे, तो वो 9 ATP यहां पर इस्तेमाल में हो जाएंगे, लेकिन ये जो NADPH है ये 6 इस्तेमाल होंगे और 3 बच जाएंगे। तो इस तरह से NADPH आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर दोबारा ये लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा, 9 दफा जाके परफॉर्म होगा, तो तब जाकर ये ATP मिलेंगे, और ATP जब ये मिलेंगे तो फिर एक दफा फिर केल्विन साइकिल परफॉर्म होगा, तो अब 3 तो पहले NADPH बचे हुए थे, 3 और बच गए, ये और एक्यूमुलेट हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब देखो NADPH जमा होते जा रहे हैं लेकिन ATP कम है, तो जब थोड़ी देर गुजर जाती है ना तो ये ATP की जो डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है और NADPH एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो प्लांट थोड़ी देर के बाद नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ टर्न होता है और इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करता है। कैसे कंपनसेट करेगा अभी मुलाहिजा करें। सही है, तो देखो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब ये शिफ्ट होगा साइक्लिक में, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फोटोसिस्टम। वो कौन सा है? फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 लाइट अब्सॉर्ब करेगा और लाइट अब्सॉर्ब होने पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाएंगे।
ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जरिए पहले फेरेडॉक्सिन के थ्रू एनएडीपी रिडक्टेज की तरफ गए थे, लेकिन अब की दफा ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर फेरेडॉक्सिन के थ्रू ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे। और मीनवाइल जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो एज यूजुअल यहां पर वो प्रोटॉन की पंपिंग होगी, H+ साइंस इस तरह मूव करेंगे, और जब ये प्रोटॉन्स यहां पर थैलेक्वाइड इनर स्पेस में जमा होंगे तो एटीपी सिंथेज एक्टिवेट होगा और वो फिर अपना काम करेगा, यानी एटीपी बना देगा केमियोस्मोटिकली। और आफ्टर लूजिंग द एनर्जी दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू प्लास्टोसाइनिन दे कम बैक टू देयर ओरिजिन, यानी फोटो सिस्टम में 1 के अंदर वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया साइक्लिक, और ये वाली फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो अब आप देखिए कि इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी बन रहा है, NADPH नहीं बन रहा, क्योंकि NADPH तो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है एंड देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ NADPH। तो इस तरह से जब वो एटीपी की डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाएगी फिर दोबारा प्लांट नॉन साइक्लिक पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से शिफ्टिंग इनकी चलती रहती है। अब आप देखिए कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपने मुलाहिजा की है, ये इसका पाथवे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का ये पाथवे आपके सामने अब अलग से दिखाया जा रहा है। तो इसको अगर हम वो कंपेयर करें दोनों को तो आपको फर्क क्या नजर आता है? देखो फर्क हम एक्सप्लोर करते हैं फर्क को, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन देख लें कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लीनियर फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यहां पर एक नई टर्म आ गई है, इसको भी नोट डाउन कर लें। लीनियर, नॉन साइक्लिक ना, लीनियर से क्या मुराद होगी, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? व्हाट डू यू थिंक? फिर नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, सो दिस इज एक्चुअली नॉन साइक्लिक। एटीपी एंड NADPH, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? तो एटीपी एंड NADPH ये इसकी प्रोडक्ट्स होंगी, बिल्कुल ठीक है। एटीपी और P700 ये ADP और ये कोई भी राइट आंसर नहीं बन रहा यहां। अच्छा, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट यू measure the amount of ATP and NADPH consumed by the Calvin cycle in 1 hour. You find 30,000 molecules of ATP consumed but only 20,000 molecules of the NADPH. आपने देखा कि NADPH कम खर्च हो रहे हैं और ATP ज्यादा खर्च हो रहे हैं। Where did the extra ATP molecule come from? कहां से आते हैं वो एक्स्ट्रा? So actually those cyclic electron flow, exactly. अच्छा भाई, तो अब जरा ये केमियोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट मुलाहिजा करें कि जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि किस तरह से ये एटीपी केमियोस्मोटिकली जनरेट होते हैं। इस आइडिया को देखकर हम फिर वो डिफरेंशिएट कर लेंगे जी। तो देखो ये जो केमियोस्मोसिस है ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि दिस इज थैलेक्वाइड, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर ये थैलेक्वाइड को अगर हम इनलार्ज करें तो दिस इज अ सिंगल थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये अंदर उसके ल्यूमेन नजर आ रहा है और ये उसकी मेम्ब्रेन, और इसके सराउंडिंग में क्या है? स्ट्रोमा। अच्छा, इसकी ये मेम्ब्रेन का छोटा सा पीस हमने यहाँ पे मैग्नीफाई किया तो हमें ये लिपिड बायलेयर यूं दिखाई दे रही है। इस लिपिड बायलेयर के नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा? देखो हमने मेम्ब्रेन का ये हिस्सा चूंकि प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर वाली साइड पर ये ल्यूमेन होना चाहिए और नीचे वाली साइड पर स्ट्रोमा। तो दिस इज स्ट्रोमा और इसके ऊपर थैलेक्वाइड इनर स्पेस और ल्यूमेन, सही। और जो अभी हमने ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और फोटो सिस्टम्स पढ़े वो सारे यहां पर एम्बेडेड हैं इस मेम्ब्रेन में। मिसाल के तौर पर फोटो सिस्टम 2 के बारे में अभी हमने कहा कि ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो यहां से निकल जाते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होते हैं जिनको फिलअप करने के लिए ये वाटर स्प्लिट करता है। वाटर जैसे रिएक्ट करेगा फोटो सिस्टम से तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे, जबकि खुद ये 2H+ आयंस और हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम 2 से निकले थे ये प्लास्टोक्विनोन से होते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से पास होते हैं तो मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट ऑल्सो पंप्स द प्रोटॉन। किस साइड से किस साइड पर ये प्रोटॉन की पंपिंग कर रहे हैं? फ्रॉम स्ट्रोमा साइड टू थैलेक्वाइड इनर स्पेस। वो जो मैंने बात अभी आपको उस डायग्राम में सिखाई थी वो यहां पर ऐसा हो रहा है। अब देखो ये जो प्रोटॉन्स यहां पे इकट्ठे हुए हैं, दीज प्रोटॉन्स मेक अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये चीज कहलाती है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट दरअसल एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन। ये कोई अलग से नहीं है, ये इसी मेम्ब्रेन का हिस्सा है।
और ये एटीपी सिंथेज अपॉन एक्टिवेशन ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके एटीपी बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को लूज भी कर देगा, यहां से वापस इनको स्ट्रोमा साइड पर मुंतकिल कर देगा ताकि फिर दोबारा से ये ग्रेडियंट बने और फिर ये एक्टिवेट हो। सही, तो जी बेटा। सर कितने एटीपी गुजरेंगे, कितने हाइड्रोजन जो यानी कि कितने प्रोटॉन्स गुजरेंगे तो एक एटीपी बनेगा? ये कोई ऐसा स्पेसिफिक कंक्लूजन यहाँ पे नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नंबर होना चाहिए। हाँ जी, जी बेटा। सर बस ग्रेडियंट होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, तो ये कोई ऐसे बाज बुक्स में इसका नंबर मिलता भी है, बाज में कोई अलग फिगर्स नजर आती हैं, तो ये बस एक कंसेप्चुअल चीज़ है कि ये इस तरह से प्रोटॉन्स यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये प्लास्टोसाइनिन के जरिए अल्टीमेटली ये फोटोसिस्टम 1 में इनकॉर्पोरेट हो गए, और फोटोसिस्टम 1 ने भी जब लाइट अब्जॉर्ब की होगी तो इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के जरिए और एनएडीपी रिडक्टेज के जरिए फाइनली एनएडीपी के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए, और यूं ये एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बना। तो ये आपने नोट किया कि ये जो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि पहले रेडिएंट एनर्जी थी फोटॉन्स की फॉर्म में, वो ट्रांसफॉर्म हुई पंपिंग फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में, और अब ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स में, और पंपिंग ऑफ प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ, और फिर ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्म की एनर्जी है ये अब ट्रांसफॉर्म हुई है इनटू एटीपी। तो इस तरह से ये जो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज केमिओस्मोसिस। दरअसल वर्ड केमिओस्मोसिस इस मैकेनिज्म के लिए इस वजह से यूज किया गया है कि यहां पर आपको ये इस जगह पर और इस जगह पर ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट नजर आ रही है, यानी प्रोटॉन्स की मूवमेंट। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये मूवमेंट आपको किस डायरेक्शन में नजर आ रही है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो या फ्रॉम लो टू हाई, तो आंसर इज फ्रॉम हाई टू लो। सर हाई टू लो सर, लेकिन यहां पर वर्ड तो हमने पंपिंग यूज किया था, तो पंपिंग का तो मतलब ये होता है कि फ्रॉम लो टू हाई। तो दरअसल यहां पर ये जो वर्ड पंपिंग हम यूज कर रहे हैं ये टेक्निकली यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी की टर्म्स में हम पंपिंग वर्ड यूज करते हैं फॉर द मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, यहां पर वो उस तरह से टेक्निकली ये वर्ड पंपिंग यूज नहीं किया जा रहा। यहां पर ये वर्ड इस सेंस में यूज किया जा रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है, इस सेंस में इसको पंपिंग कह रहे हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो हो रही है। जी आदिल। सर अगर लो टू हाई हो रही होती तो सर फिर तो प्रोटॉन ग्रेडियंट पहले एस्टैब्लिश था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हाई टू लो हो रही है। तो ये जो हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है ये डिफ्यूजन टाइप की मूवमेंट कहलाती है, या फिर ये इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं? हाई टू लो सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं सर, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ना 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 ना, हाई टू लो जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन टाइप की मूवमेंट। अच्छा सर हाई टू लो, सॉरी सर। सो दिस सर ये तो डिफ्यूजन, ये एक किस्म की डिफ्यूजन है ये दरअसल, और एक टाइप की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे? एक टाइप की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बिल्कुल। और आपको पता है ये जो वाटर की मूवमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सर ऑस्मोसिस। तो देखो उस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं ना, क्योंकि वो एक खास मूवमेंट है जो सिर्फ वाटर की मूवमेंट है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर ये एक खास मूवमेंट है जो सिर्फ प्रोटॉन की मूवमेंट है, इस वजह से इसके लिए टर्म मुतारिफ करवा दी है केमिओस्मोसिस। वो जो वाटर की मूवमेंट थी वो ऑस्मोसिस थी, तो इसके लिए एक नई टर्म रख दी केमिओस्मोसिस। बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म इज नोन एज केमिओस्मोसिस। अदरवाइज ये एक स्टेप बाय स्टेप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी है, समझ आई बात? तो इस वजह से इसको केमिओस्मोसिस का नाम दिया जाता है। अच्छा भाई, तो अब ये आखिर में जो डिफरेंस है इन दोनों नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, वो ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए। इसके ऊपर कई एक सवालात बनते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिन, जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कम बैक टू देयर ओरिजिन। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि दोनों फोटो सिस्टम्स यूज हुए थे, जबकि साइक्लिक में ओनली वन फोटो सिस्टम इज यूज। यहां पर ये दोनों फोटो सिस्टम यूज हो रहे हैं।
Number 3, non-cyclic photophosphorylation involves photolysis of water, जबकि साइक्लिक में कोई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हुआ और इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देयर इज नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सर इसीलिए सर वो कॉमन में आपने फोटोलाइसिस नहीं लिखा जी, अब समझ आ गई ना बात, बोल रहा था। तो ये ऐसे ऐसे बातें खुलती हैं बिल्कुल। अच्छा, नंबर 5, बोथ रिएक्टेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज एटीपी, sorry, reactant products of the light reaction ATP and NADPH are produced, लेकिन यहां पर ये दोनों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखो ये NADPH की प्रोडक्शन भी हमेशा नहीं होती है लाइट रिएक्शन में, कभी होगी और कभी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये प्लास्टोक्विनोन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है और NADP रिडक्टेज भी, जबकि ये दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। और इसके साथ साथ ये प्रीडोमिनेंट पाथवे है लाइट रिएक्शन का, जबकि ये एक ओकेशनल मोड ऑफ लाइट रिएक्शन है जो कि एटीपी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए परफॉर्म होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये डिफरेंस आपने याद रखना है। और इस हवाले से ये 2-3 और क्वेश्चन देखने कि लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एक्सेप्ट। लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट रिएक्शन की बात हो रही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होगा भला? नो सर, होती बिल्कुल नहीं हुई। तो यही एक्सेप्ट दिस वन, अदरवाइज बाकी सारे इवेंट लाइट डिपेंडेंट फेज से रिलेटेड हैं। अच्छा, इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लिविंग द पर्टिकुलर फोटो सिस्टम, नॉन साइक्लिक में किसी भी फोटो सर डू नॉट कम बैक। हाँ जी, डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सर फोटोलाइसिस किस एंजाइम की मौजूदगी में होती है? जी एंजाइम उसको नाम दिया जाता है जी स्कीम की मुनासबत से, चूंकि वो जी स्कीम के अंदर ये एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो उस वजह से उसका नाम रखा है जी एंजाइम। सर फोटो सिस्टम हम कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 ज्यादा स्टेबल है फोटो सिस्टम 1 से, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। हम केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं ना, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम 2 ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल कह सकते हैं। चलो ठीक है। गुड, चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो कल हमारा वीडियो, अब आराम का दिन है तो इंशाल्लाह परसों आपका टेस्ट होगा। ये कोई सैटरडे हमारा ऑन होगा, कोई सैटरडे ऑफ होगा। आपको मैंने स्केड्यूल एक दिया हुआ है, उसको ज़रा देख लिया करें। तो इंशाल्लाह फिर संडे को हमारा टेस्ट होगा। संडे के टेस्ट की टाइमिंग मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। तो उसमें जो भी लेक्चर हमारे इस वीक के अंदर हुए हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, इन तमाम लेक्चर्स को आपने थॉरोली कवर करना है और इसमें से आपका ये टेस्ट होना है। सर मैं आपसे एक एंजाइम वाले चैप्टर से आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हैं। सर वहाँ पे जो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रखनी होती है सबस्ट्रेट से, है ना? लेकिन उसके बावजूद फिर हम कहते हैं कि सैचुरेशन होगी एक्टिव साइट की। जब हमने रखा ही ज्यादा एंजाइम को तो फिर सैचुरेशन कैसे होगी एक्टिव साइट से? आपने जितनी भी रखी थी आखिरकार तो उस तक पहुंचेंगे ना। सपोज करो हमने तो आपने एक चम्मच भर के एंजाइम का डाल दिया था और वो जो आपने सबस्ट्रेट डाला था चुटकी चुटकी करके डाल रहे थे, तो आखिरकार वो जो चुटकी चुटकी डाल रहे थे आप बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 1 चुटकी, फिर 2 चुटकियां, फिर 3 चुटकियां डाली। यूं करते करते एक वक्त आया कि आपने चम्मच भर के डाल दिया, तो दोनों की कंसंट्रेशन अब बराबर होगी या नहीं? सर इसका मतलब है कि शुरू में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करना तब एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी, फिर उसके बाद उसको बढ़ाना नहीं, फिर उतनी कांस्टेंट रखनी और फिर देखना। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो वो सैचुरेशन स्टेट तभी आएगी ना जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। चलें जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.